नमस्कार। मैं शिक्षा की बात हर शनिवार के इस अंक में शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों और शिक्षा प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम फिर से शिक्षा के लिए शिक्षकों और बच्चों के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ उपस्थित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सर। हम लोगों ने कुछ प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ बच्चों के भी हैं और कुछ शिक्षकों के भी हैं। पहला है ज्योति कुमारी MS डुम्मा शिवहर से हैं। ये कहती हैं सर कि मैंने गौर किया है कि एक दिन 11 बजे रात को आप सक्षमता परीक्षा ट्रांसफ़र का फाइल साइन किए और अगले ही दिन सुबह 8 बजे आपको फ्लाइट उड़ाते देखा गया। सर, आप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। सर, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हम सभी शिक्षक और यह शिक्षिका यह जानना चाहते हैं सर। देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबको सीखना चाहिए और मेरा मानना है कि जो टाइम का डिसिप्लिन है, विशेषकर शिक्षकों को और स्टूडेंट्स को, ये बहुत ही अच्छी तरह उनको सीखना चाहिए। मैं एक दिन पूर्व ये प्लान कर लेता हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है, और मन में वो पूरी सारणी रहती है कि सुबह उठ के क्या करना है, फिर दोपहर में क्या करना है, कौन से कार्य कल पूरे करने हैं। तो ये बिल्कुल एक दिन का प्री डिसाइडेड रहता है। ये कोई मतलब वेग नहीं छोड़ देता हूँ कि अच्छा ठीक है, समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ये सब फिक्स्ड रहता है और मैं इसका बहुत ही मतलब सशक्त पालन करता हूँ, 100%। देर रात सोता हूँ ज़रूर, 11-12 बजे तक सोता हूँ और अगले दिन 5 बजे उठ जाता हूँ। तो 5-6 बजे अखबार और ये सब पढ़ने का मौका मिलता है। और मेरा फ्लाइंग टाइम जो है हवाई जहाज़ उड़ाने का 8 से 9 बजे होता है और फिर 9 बजे अपनी वर्दी बदलता हूँ। जो सरकारी वर्दी है, सरकारी कमीज और शर्ट और पैंट पहनता हूँ और 9:15 बजे मैं कार्यालय पहुँच जाता हूँ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय जाता हूँ, वहाँ पे कार्य रहते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग का कार्यालय है, इसी बीच मंत्रिमंडल का भी कार्यालय में जाता हूँ। तो सब कुछ समय सारणी अनुसार होता है, इसलिए कभी भी कोई क्लैश नहीं होता है, ओवरलैप नहीं होता है। अपना हॉबी का समय अलग रहता है, कार्यालय का समय अलग रहता है। और मैं सभी से मतलब एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें कि टाइम का मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मेंटेन करेंगे सभी, और बच्चों को भी ये बात सिखाएं, क्योंकि बच्चे बचपन से अगर टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे तो बाद में जाके मतलब सब कुछ कर पाएंगे। समय पे मैं पेंटिंग के लिए भी समय निकाल लेता हूँ, फोटोग्राफी के लिए भी निकाल लेता हूँ, हर चीज़ के लिए समय निकल जाता है। और अगर टाइम मैनेजमेंट हो तो सब कुछ हो जाता है, और अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे और दुविधा में ही रहेंगे हमेशा। राकेश सर शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय बड़की बलियारी विक्रम पटना के। इनका पूछना है कि जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो बच्चे ज़्यादा मातृभाषा में सीखना पसंद करते हैं और अभी तक बच्चों के बीच इससे संबंधित कोई सामग्री नहीं गई है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसके संबंध में बात करती है। देखिए, मैं इस बात का बहुत समर्थन करता हूँ, और जो छोटे बच्चे हैं विशेषकर क्लास 1, 2 और 3, वो अपनी मातृभाषा में ही उनको शिक्षा होनी चाहिए। और चाहे वो अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हों, हिंदी पढ़ा रहे हों, जब तक उनको अपनी मातृभाषा में नहीं सिखाएगा तो उनका जो लर्निंग कर्व है या लर्निंग कैपेसिटी से वो बिल्ड नहीं होगी। ये ज़रूर मतलब है, समस्या है कि हमने इंग्लिश की किताबों में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब शब्दों का वहाँ पे अंकित नहीं किया है, और हिंदी भाषा की किताबों में भी ये बात लिखी नहीं है। बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब शिक्षक कक्षा में अगर मगध क्षेत्र में अगर बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब तो स्थानीय मोटा मोटी अब स्थानीय ही टीचर हो गए हैं, सक्षमता पास भी वहीं के लोग हैं और बाकी लोग भी उसी ज़िले के हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी पढ़ाएं
तो अपनी भाषा जो मातृभाषा है उसमें उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। किताबों में ज़रूर ये कमी है, ये मैं एडमिट करता हूँ, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको बनाने में मतलब मल्टीलिंगुअल किताब बनाने में समस्या लगेगी। बट टीचर कोशिश करें कि भोजपुरी है, बच्चा है तो भोजपुरी में उसको सिखाएं, ए फॉर एप्पल है तो एप्पल को भोजपुरी में सिखाएं, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट है, जो भी है अपनी भाषा में सिखाएं। लेकिन ये पूर्ण रूप से अब टीचर पर अब निर्भर है। सर एक सवाल है, प्रभा कुमारी बेगूसराय बिहार, ये +2 केमिस्ट्री टीचर हैं UHS कतारमाला डंडारी बेगूसराय की। ये पूछते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु चेतना सत्र में कौन कौन सी गतिविधियां की जानी चाहिए सर? देखिए, चेतना सत्र में वो सब करना है जो आपके किताबों में नहीं है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट किया हूँ बहुत बार कि आपकी जो किताबें में नहीं, जो आपके करिकुलम में है, वो चेतना सत्र का पार्ट नहीं है। मतलब मैथ्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो नहीं। चेतना सत्र में मैं पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि आप उसको वैल्यूज़ सिखाएंगे, मतलब एक मानवीय जो गुण है वो सिखाने का सत्र है। दूसरा है कि जो आज के दिन में जो अगल बगल चीज़ें हो रही हैं उसको मतलब सेंसिटाइज करने की बात है, उसको न्यूज़ के बारे में, समाचार के बारे में। तीसरा है राष्ट्र के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना, जैसे राष्ट्रगान है या राज्य के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना है, तो बिहार गीत है। तो ये सब चीज़ें उसको सिखाना है, और एक साथ कतार में खड़े होके प्रार्थना करना, एक साथ और बच्चों को संबोधन, मतलब जब बच्चे कोई ना कोई क्लास में एक बच्चा सुनाता है, कोई भी का वक्तव्य अपना देता है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो ये सब सिखाने का सत्र है। क्लासरूम का जो सब्जेक्ट है वो उससे बहुत ही भिन्न है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सभी टीचर से कहता हूँ, क्योंकि हमको हमेशा ये चिंता रहती है, क्योंकि ये पहला सत्र है। अगर टीचर हल्का सा भी लेट हो जाए तो ये सत्र अफेक्ट हो जाता है। देखिए, बाकी सत्र तो बाद में आता है, वो आधा घंटे बाद आता है, अटेंडेंस तो मोटा मोटी इसी बीच में होता है। तो हमको हमेशा ये चिंता रहती है कि चेतना सत्र में लापरवाही नहीं हो, और ये समय पे शुरू हो, समय पे ख़त्म हो। हम लोगों ने माइक, म्यूज़िक सिस्टम, बैंड, सबका लिए हम लोगों ने प्रोविज़न किया हुआ है। इसलिए चेतना सत्र मैं अनुरोध करूंगा टीचर से कि भाई इसको बहुत गंभीरता से लें, और बहुत ही मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है। शिक्षक ने पूछा है सर कि NEP 2020 के अनुसार 25-26 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को निपुण बना देना है। एक निपुण भारत कार्यक्रम भी चल रहा है सर, अर्थात उन्हें वर्ग सापेक्ष दक्षता प्राप्त करवा देनी है। इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग कौन कौन से उपाय कर रहा है? देखिए, सारे कर रहे हैं। देखिए, FLN किट्स हैं अब हमारा, और रिविजन्स हैं, टेस्ट हैं, और जब तक जूनियर क्लासेस में वो निपुण नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तो सीनियर क्लासेस में ड्रॉप आउट्स बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए जो पहला इनिशियल क्लासेस हैं उस पर ज़्यादा हम लोग का ध्यान है। और एक बात पकड़ ले हो, मतलब रफ्तार पढ़ाई और शिक्षा का, तो ड्रॉप आउट्स भी उतना कम हो जाएगा। तो मेन फोकस हम लोग का वही है, क्लास 1 to 8। सर एक शिक्षक ने पूछा है सर कि विभाग से कई टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, परंतु बहुत बार फ़ोन करते रहने पर भी कोई बार उत्तर प्राप्त नहीं होता है, ऐसे में हमें क्या करना? देखिए, टोल फ्री नंबर वही है जो वेबसाइट पे है, विभाग के वेबसाइट पे जो नंबर है वही टोल फ्री नंबर है। और उस टोल फ्री नंबर मल्टीपल, वहाँ पे 30 टेबल रहते हैं, 30 लोग उसको उठाते हैं, कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, उसका हर आवेदन पत्र चेक होता है, उस पर क्या अनुपालन हुआ चेक होता है। इसलिए मल्टीपल टोल फ्री मत खोजने की कोशिश करिए, आप वेबसाइट में जो टोल फ्री नंबर है उसी को डायल करिए और अपना कंप्लेंट वहीं पे रिकॉर्ड करिए। एक शिक्षक ने पूछा है, कभी कुछ दिन पहले ही आपने कहा कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अशिक्षित को शिक्षित बनाए, एक शिक्षक को छोड़कर अन्य शिक्षित व्यक्ति यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है? देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है, और
14 अप्रैल को एक कार्यक्रम में गया था मैं। उस कार्यक्रम में मुझे किताब मिली थी और किताब के पीछे वाला कथन है जो मैंने पढ़ के सुनाया है। और देखिए, टीचर तो शिक्षित हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन समाज में बाकी लोग भी तो शिक्षित हैं ना। आपके मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, जीविका हैं, तो सब लोगों का अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ये आपकी जवाबदेही है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकियों को भी आप शिक्षित बनाएंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल ही मांग रहा हूँ मैं, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है मेरी। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि भाई जो बच्चा बाहर घूम रहा है या बच्चा ड्रॉप आउट है उसको वापस स्कूल में लाइए, इतना ही कर दीजिए, बहुत है। मैं खुद बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा हूँ एक शिक्षक व्यक्ति से। बच्चा बगल में मोहल्ले में घूम रहा बाहर, उसको आप समझा बुझा के स्कूल में भर्ती करा दीजिए, इतना ही मेरी डिमांड है। और इतना ही करिए ना, बाकी कुछ मत करिए, आप इतना ही कर दीजिए। बाकी वो बच्चा एक बार शिक्षित हो जाएगा, वो अपने में संभल जाएगा। जी, बहुत उपयोगी है सर। कि सर, एक शिक्षक ने पूछा है कि कई शिक्षक अपनी लेखनी या नवाचारी मन के कारण सोशल मीडिया पर बहुत प्रसिद्ध होते हैं, परंतु उस नवाचार को अपने वर्ग कक्ष तक ले जाने में असफल रहते हैं। इस सिचुएशन को डील करने हेतु आपका क्या सुझाव है सर? देखिए, बार बार मुझे डायरेक्टर SCERT से मेरी बात होती है और मेरे ख्याल से हर 1 महीने में उनका इस पर मेरे से डिस्कशन हो जाता है। और मैं बार बार उनको ये चिंता व्यक्त करता हूँ कि भाई ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा कर देते हैं, FLN भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन यह वहाँ क्लासरूम परिवेश में क्यों नहीं दिखता है? मतलब जब क्लासरूम में जाता है तो ये परिवर्तन कैसे हो जाता है? आप या तो आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी गलत है। ऐसा नहीं है ना कि हम FLN यहाँ बनाएं, मान लिया उस दिन 110 FLN थे और क्षेत्र में जाएंगे, हो सकता है उसमें 110 में 60 हो, 40 नहीं हो पाए। तो बार बार मैं SCERT को ये बोलता हूँ, भाई ट्रेनिंग जब आप करते हैं और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जो आप पढ़ाते हैं वो स्कूल में इम्प्लीमेंट हो रहा है, यह सुनिश्चित करें। और ये भी कहा है कि हर जो फैकल्टी है उसके साथ आप 2 स्कूल अटैच करेंगे। वो अपने जो प्रयोग है FLN का प्रयोग, वो देखेगा कि जिस टीचर को हमने ट्रेनिंग दिया था वास्तव में वो पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है जिस प्रकार की ट्रेनिंग उसको दी गई है, या अपने मर्जी से फिर शुरू हो गया। तो ये चिंता मेरी है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे नवाचार हैं, FLN किट्स भी हैं, FLN मेथोडोलॉजीज़ भी है, लेकिन ये स्कूल में वास्तव में ये वहाँ पे है या नहीं है, हो रहा है या अलमारियों में बंद है या डब्बों में बंद है, ये मेरी बहुत चिंता है और इसका मैं समाधान निकालने की कोशिश में लगा हूँ। बहुत स्वाभाविक है सर। सर, एक प्रश्न पूछा है शिक्षक ने कि 100% नामांकन के लिए अभी नामांकन पखवाड़ा भी चल रहा है और यह शैक्षणिक सत्र की सबसे महत्वाकांक्षी उद्देश्य भी है। इसके डेट को अभी एक्सटेंड करके सर 22 अप्रैल तक किया गया है। वो पूछ रहे हैं कि सर हम शिक्षक ऐसा क्या करें कि जिससे नामांकन में तेजी आए? देखिए, तेजी में क्या, आपका पहले तो मीटिंग, मैंने पहले ही कहा है, आप मुखिया जी को ये मीटिंग करेंगे, वार्ड सदस्य को मीटिंग करेंगे, गांव में आंगनवाड़ी सेविका मीटिंग करेगी, आपके जीविका दीदी मीटिंग करेंगे, बच्चों की प्रभात फेरी निकालिए, आप स्कूल को इतना अट्रैक्टिव कर दीजिए कि मतलब बच्चे देखने आए स्कूल में क्या हो रहा है। तो जब एक्साइटमेंट लेवल स्कूल का बढ़ेगा तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कभी कोई JCB गांव में आ जाता है, उसको देखने के लिए 15-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि कुछ चीज़ हो रहा है या स्कूल में हो रहा है। तो जैसी स्कूल में वो एक्साइटमेंट है, अटैचमेंट है, या स्कूल में कोई इवेंट हो रहा हो, माइक, देखिए एक चीज़ मैंने सबको कहा है कि शुरू में 6:30 बजे स्कूल है, आप एक ही काम करिए, कुछ नहीं करना है, आप जोर जोर स्कूल का गाना चलाइए, जोर जोर परेड करिए, जोर जोर अपना स्कूल में वक्तव्य दीजिए, ताकि पूरे गांव में आवाज जाए कि स्कूल शुरू हो गया। और कोई बच्चा बाहर घूम रहा है या उसका माता पिता सुनेगा ना,
तो वो अपने बच्चे को देखेगा, कहेगा कि नहीं इस बच्चे को तो स्कूल में जाना है, बाकी बच्चे तो पहुंच गए। तो ये माइक है, बड़ा एम्पलीफायर ले लीजिए ना, बड़े बड़े एम्पलीफायर ले लीजिए, लेकिन ऐसा आवाज करिए पूरे गांव मोहल्लों में कि अगल बगल सारे माता पिता को पता चल जाए कि 6:30 बजे स्कूल शुरू हो गया है, अब स्कूल की गतिविधि शुरू हो गई है, प्रार्थना शुरू हो गया है, आपका राष्ट्रीय गीत हो रहा है या आपका कोई वक्तव्य सुनाया जा रहा है। ये जो आप पूछ रहे थे पहले कि चेतना सत्र का क्या उद्देश्य है, चेतना सत्र का उद्देश्य ये है कि चेतना स्कूल के अंदर ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी चेतना करना, और अगल बगल जितने माता पिता हैं उनको अपने लगे अंदर कि भाई मेरा बच्चे को तो होना चाहिए समय, लेट भी नहीं पहुंचाएगा, कि भाई जैसी आवाज आएगी तो बच्चा सो भी रहा होगा तो उठा के उसको भेज देगा कि भाई तुमको तो 6:30 बजे स्कूल शुरू हो गया है, और या कहीं ड्रॉप आउट होगा तो उसको भर्ती कराएगा। तो उस चेतना सत्र में माइकिंग का, आवाज का, मतलब उसका प्रयोग किया जाए और फुल वॉल्यूम में प्रभात फेरी निकाली जाए, माइक लगा के मुखिया जी का मीटिंग कराया जाए, वार्ड सदस्य का मीटिंग कराया जाए, जीविका बिल्कुल हिला दिया जाए, मतलब गांव का जो मतलब वातावरण है उसको इतना चार्ज कर दिया जाए कि सारे बच्चे स्कूल आ जाए। बिल्कुल बच्चे भाग के आए स्कूल। हाँ, मतलब जब एक्साइटमेंट होगा तो सब आ जाएगा ना। अब आपको उम्मीद करेंगे कि हाँ एक तो शांति से वातावरण में स्कूल चल रहा है, आप उम्मीद करेंगे कि अच्छा हम अपना बच्चा लेके जाएंगे, अच्छा कल, आज नहीं तो कल ले जाएंगे, कल नहीं तो परसों, करते 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 वो गया। फुल वॉल्यूम में गीत बजाइए, स्कूल में गीत बजाइए, फुल वॉल्यूम में प्रार्थना चलाइए, पूरा गांव का माहौल को ना हिला दीजिए माइक से। विभिन्न धर्मों में भी है, होता है ना, मस्जिद में अजान होती है, मंदिर में आरती होती है, कितना अट्रैक्शन हो जाता है किसी भी मनुष्य को कि बस जाके प्रार्थना या इबादत करनी है, तो वो पैदा करना पड़ेगा स्कूल को। एक मंजीत कुमार शिक्षक हैं सर, राजकीय मध्य विद्यालय माधोपट्टी के। आजकल बच्चे मोबाइल में बहुत अधिक समय बिताते हैं, क्यों नहीं मोबाइल आधारित शिक्षण सामग्रियां शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे घर पर भी सीखना जारी रख सकें। क्या इस तरह के मोबाइल आधारित शिक्षण सामग्री में मूल्यांकन की व्यवस्था भी हो सकती है? देखिए, हम लोग का है कि इस क्लास 6 से हम लोग ICT लैब स्थापित करेंगे सर, और क्लास 6 से सभी स्कूल में कंप्यूटर होगा, छोटे स्कूल में कम होगा, बड़े स्कूल में कम होगा, और हम लोग मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में भेजेंगे सब स्कूल में, और कोई भी माता पिता या बच्चा लेना चाहे डिजिटल फॉर्म में ले सकता है। तो ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और लाइब्रेरी में पेन ड्राइव हम लोग रखेंगे, जो बोरो करना चाहेगा किताबों के अतिरिक्त पेन ड्राइव भी बोरो कर सकता है, घर ले जाए अपना कॉपी करे या जो करना करे। तो डिजिटल लाइब्रेरी को भी हम लोग स्ट्रेंथन करने की कोशिश में है। तो इस साल हम लोग का यही लक्ष्य है कि ICT लैब हो, डिजिटल लैब हो, और बच्चे मतलब फिजिकल बुक्स के अलावा डिजिटल बुक्स भी बोरो कर सकें, ये हमारी व्यवस्था है। एक बच्ची का प्रश्न है सर, सुहानी कुमारी हैं, कक्षा 4 मध्य विद्यालय माधोपट्टी दरभंगा की। इनका सवाल है सर कि विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने को लेकर कुछ दिन पहले संकल्प लिया गया था, क्या इसी सत्र से बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी? ये कौन सा क्लास की हैं? ये कक्षा 4 की है सर। 4 की है, चलिए। ये अट्रैक्ट हो रही हैं चीज़ों के साथ की। कक्षा 4 में भी मतलब डिजिटल एज का जनरेशन है। देखिए, हम लोग ये अवश्य है कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे, और सबसे प्रथम 1 मई से आपको याद होगा कि हम लोगों ने 30 टैबलेट 30 स्कूल में बांटे हुए हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस 30 स्कूल में ऑनलाइन अटेंडेंस, मतलब बच्चों का अटेंडेंस करवाएंगे। ये 30 जो स्कूल्स हैं, 5 ज़िले हैं, 5-6 ज़िले हैं, हर ज़िले में 5 हैं, और उसमें इवन फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी बिल्ट इन है। तो बच्चा अपना रजिस्टर करेगा, टीचर भी रजिस्टर करेंगे, और अटेंडेंस, ग्रुप अटेंडेंस होगी बच्चों की और टीचर की भी, और ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर जो है
वो इनके लाइब्रेरी फ़ोटो से उस फोटो को मिलान करेगा और टीचर का अटेंडेंस शीट बना देगा और बच्चों का अटेंडेंस शीट बना देगा कि कौन बच्चे उपस्थित हैं, कौन बच्चे उपस्थित नहीं हैं। तो ये 1 मई से 1 मई से ये 30 स्कूल में हम लोग लागू कर देंगे। ये ट्रायल पे चलेगा कुछ दिन, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको हर टीचर का अटेंडेंस ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से निकल जाएगा और हर बच्चा ग्रुप में भी बैठ के मिड डे मील खा रहा है, उसका फोटो ले लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि कितने बच्चे, कौन बच्चा खा रहा था और कौन बच्चा उस पूरे कतार में मिसिंग है। तो ये सॉफ्टवेयर है। कक्षा 4 की जो सुहानी कुमारी बच्ची हैं, छात्रा है, तो डिजिटल एज में प्रवेश कर रही हैं, तो अब वो कागजी अटेंडेंस और फिजिकल अटेंडेंस का युग खत्म हो गया है और एक बार ये टेस्ट हो जाएगा तो स्टेट वाइड रोल आउट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। हम अगले शनिवार के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।